जाए इसको। एक तो बहुत बड़ी बात उन्होंने शुरू में ये कह दी, ये कह कि भाई कि हम तो अब स्टेट हैं, अब यूटी हैं, बहुत सारी चीजें हमारे साथ अब लग गई हैं, मतलब इफ एंड बट्स है हमारे साथ। इन सब के बीच जो पीडीपी का क्वेश्चन रेज करना है या फिर जो बीजेपी कह रही है कि ये तमाम चीजें जो है वो मतलब बेबुनियाद है, मतलब हमारी तरक्की की तरफ आगे बढ़ना है तो हमें इन चीजों को थोड़ा नजरअंदाज करना पड़ेगा। हाउ विल यू सी दिस? हाँ देखिए सर, पहले तो SASCI अभी वो इंट्रोड्यूस हो रही है, और जो मोटा मोटा लवाजमात है उसके वो ये हैं कि वो 100% जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो 22-23 स्टेटों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके टूरिज्म को बूम करने के लिए वो लगाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर भी उसमें एक रियासत होगी, तो मैं समझता हूँ कि ये तो वेलकम स्टेप है, ये तो सबको वेलकम करना चाहिए कि हाँ भाई जो मरकज है वो 100% सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में कुछ स्कीम ऐसी लॉन्च कर रही है जो जम्मू कश्मीर को भी उसमें इंक्लूड किए। पहले तो हमें स्वागत करना चाहिए उसका। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जब ई टेंडरिंग से यहाँ जब उमर साहब की पहले सरकार थी तो ई टेंडरिंग से हमारा वर्क कल्चर थोड़ा शिफ्ट हुआ ई टेंडरिंग पे। तो मुझे याद है उस वक्त 1700 करोड़ के जो हमारे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के पैसा था वो लैप्स हो गया, क्योंकि बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को समझ ही नहीं आई कि ई ट्रेंडिंग होता क्या है, ई ट्रेंडिंग के प्रोसेस को हमने आगे कैसे करना है। मैं मोटी बात सबसे पूछना चाहता हूं, आप भी मुझे बताएं कि जनाब 100 करोड़ आए या 1000 करोड़ आए किसी भी रियासत के लिए, वो किस सरजमीन पे लगेगा? उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अडानी बनाता है या कोई भी हो। सवाल यहां पर ये है कि एनसीए कह रही है कि ये पैसा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले रहे हैं और हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिला है जो हमें वापस करना है इंटरेस्ट फ्री। मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा तो हमेशा से आता रहा है। 77 ईयर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एड पे ही तो हर रियासत चलती है, जम्मू कश्मीर भी चलता है। मैं ये कहता हूं अगर अडानी और अंबानी भी कोई चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर में लगाते हैं तो आप मुझे बताएं वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसका बनता है? जम्मू कश्मीर की सरजमीन का बनता है। जम्मू कश्मीर के सरजमीन के लोगों को उसकी एम्प्लॉयमेंट मिलती है जी। और स्पेशलाइजेशन जो है आपके सोरा में भी बाहर से आपके फैकल्टीज आए हुए, आपकी यूनिवर्सिटीज में भी बाहर की फैकल्टीज आई हुई है। तो भाई स्पेशलाइजेशन के लिए आप पूरा इंडिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पूरा दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर किसका बनता है? उसी रियासत का जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो जम्मू कश्मीर एक बदलता जम्मू कश्मीर में बदलने दो यार। 2019 के पहले आप मुझे बताएं 27-28% नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स यहाँ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स बने हुए थे, तो किसने बना दिया जनाब? मोदी जी ने बना दिए या बीजेपी ने बना दिए? तो साहब गुलमर्ग को आपकी केसेस चल रहे हैं, ट्रिब्यूनल में भी चल रहे हैं, विजिलेंस में भी चल रहे हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के भी भाई लीज आउट किया गुलमर्ग पहलगाम किसने किया? बीजेपी के। 2019 के बाद अब यूनियन टेरिटरी में केसेस तो पुराने चल रहे हैं आपके। तो आप सोचिए, मोटी बात सोचिए कि सर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो भी डेवलपमेंट होगी वो जम्मू कश्मीर के सरजमीन पे होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होगी और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए होगी। तो इसमें इफ बट वाई करने की जरूरत क्या है? ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू सेकंड राउंड, तौसीफ शाह साहब, सीनियर लीडर पीडीपी। तौसीफ साहब, इस पर काफी बातें हो चुकी है, मुझे लगता है अगर आपको कुछ जवाब मिल गया हो। दूसरा ये कि अगर आपका इसमें कोई सजेशन है, इफ पीडीपी वांट्स टू सजेस्ट समथिंग रिगार्डिंग दिस SASCI, तो वो क्या होगा? देखिए मैं आपसे ये बता दूं कि जैसे हमारे माननीय बेग साहब ने बोला, जो बेग साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे यहाँ के बहुत बड़े लीडर हैं, बिल्कुल। तो जैसे बेग साहब ने अभी फरमाया कि जो स्टेट ने लोन लिया है तो लोन लेने के टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लोन का मतलब जो ये हमको शासकीय का लोन मिल रहा है, इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजन रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओनरशिप रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ये प्रोजेक्ट देना चाहेगा उसको ये प्रोजेक्ट देगा। हम ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टेट के पास है, ठीक है, यू आर गेटिंग लोन ही तो ले रहे हैं ना, या तो आप इसको बेच दीजिए या तो सेल कर दीजिए, या आप क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि वी आर डूइंग एन आउटराइट सेल। अगर आप लोन कह रहे हैं तो फिर भी प्रॉपर्टी स्टेट की है, तो जो भी इसमें जो भी प्लेयर्स होंगे जिनको कल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा वो स्टेट से ही होने चाहिए। तो हम भारत का हिस्सा हैं, मगर हमें पहले अपने जम्मू कश्मीर की आवाम का ख्याल रखना है, जम्मू कश्मीर की आवाम का ध्यान रखना है कि यहां की बहबूदी कैसे हो, यहां के लोग नौकरियों में कैसे लगे, यहां के ठेकेदारों को काम कैसे मिले। क्या आपको आज की डेट में लगता है कि जम्मू कश्मीर के पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर किसी में पोटेंशियल है जो अंबानी और अडानी के खिलाफ खड़ा हो सके? बिल्कुल नहीं। बात उसके लिए, बात यहां पर क्या हुई? बात यहां पर यह हुई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वहां डेवलप होगा तो किसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का ही डेवलप होगा ना। वही तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोन देखिए, वैसे तो फिर अभी इसी बात का जवाब दिया था उन्होंने। मैं एक बार फिर इसी सवाल का जवाब जावेद साहब से लेना चाहूंगा। 10 सेकंड दीजिए मुझे बात करने के लिए। मैंने यही अपनी
जो जी जो मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट थी उसमें मैंने यही आपसे कहा था कि स्मार्ट सिटीज तो बनी ना जम्मू कश्मीर के लिए ही, स्मार्ट सिटीज अपने अपने स्टेट के लिए ही बनी, अपने अपने स्टेट की प्रॉपर्टी है, बट हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव उसमें बिल्कुल नेग्लेक्ट हो चुके हैं, वहां ब्यूरोक्रेसी और अपने जितने ठीक है। आप इसी बात का खदशे का इजहार बार बार कर रहे हैं। मैं फिर से जावेद साहब से इसी का जवाब लेना चाहूंगा। जावेद साहब ने जो जवाब दिया था, एक मिनट, अभिजीत जी क्या लग रहा है आपको, वाकई कुछ जो पीडीपी के खदशात हैं, जो उनको आशंकाएं हैं, वो जायज हैं? देखिए साहब, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। देखिए प्रॉब्लम आप समझिए, भले पीडीपी हो, एनसी हो या कांग्रेस, इनकी आप एक प्रॉब्लम समझ लीजिए। इनको ये लगता है कि बस वो 2 परिवारों से सिस्टम चला ले पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का, तीसरा कोई ना इसके अंदर आ जाए। हमारा जो सो कॉल्ड जागीर है इसके अंदर किसी और की होनी चाहिए। इनको आज बड़ा लोकल्स का इनको दुख होना शुरू हो गया कि लोकल्स की शिरकत होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। आप बड़ा सिंपल सा चलिए, 2004 में सबसे पहला हमारे को इंडस्ट्रियल पैकेज मिलता है, 2002-04 के बीच में मिलता है, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री होकर पहली बार इंडस्ट्रीज यहाँ पर आती है। 70s वाली इंडस्ट्रीज को पीछे रहने दूंगा। उस समय बता लीजिए मैक्सिमम इंडस्ट्री यहाँ छोटी इंडस्ट्रीज तो लगी, लेकिन बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए फिर बाहर से लोग आए। 80% 90% इंडस्ट्री जम्मू के हमारे अंदर दिख रही, सब बाहर के लोगों ने आके पैसा लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि पैकेज इसी हिसाब था। वही चीज को रिवाइव आगे किया गया। आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कभी अपने अंदर तो सेल्फ सफिशिएंट होने नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर एक इंसान बताएं जो कहीं पर जाके बड़ी फैक्ट्री 100-200 करोड़ से ऊपर की लगा सकता है? कटसी आपको, क्योंकि 60-70 साल में आपने केवल चंद परिवारों ने तरक्की की। एक आम इंसान ने तरक्की की होती तो शायद जरूरत ना पड़ती बाहर का पैसा लगाने के लिए। पूरा देश भी इसी मॉडल के ऊपर चलता है। अगर आप देखें, देश भी बाहर से ऋण लेता है। आज हमारे पास $700 बिलियन के असेट्स है हमारे पास, जो देश के पास जो विदेशी मुद्रा कोष पड़ा हुआ है जी, जबकि वो यूपीए 1 यूपीए 2 कार्यकाल में सिर्फ $232 बिलियन थे हमारे पास। और सिर्फ 6 महीने के हमारे पास देश के लिए, देश के पास पैसे थे देश चलाने के लिए। आज देश तरक्की कर रहा है। और इसी तरह से होता है, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है तो तरक्की करते हैं। हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगी, अगर कोई भी आएगा। ओके देखिए, इस पे कोई दो राय नहीं, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से का कोई व्यक्ति किसी को काम मिले तो वो देश का ही कहलाता है। लेकिन उसके बावजूद, जावेद साहब मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल को लेकर के, उसके बावजूद ये अपेक्षा सबको रहती है कि हर अपने अपने राज्य में, अपने अपने यूटी में हर चीजों को जो पैरामीटर उसको बेहतर करें। हर चीज का ग्राफ, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का, उसको बेहतर करें। ये कोई मतलब ये नहीं है कि ठीक है केरल में मान ली अगर 100% लिटरेसी, इसका मतलब क्या हो गया? पूरे देश में लिटरेसी हो गई, फिर हम ध्यान ना दें कि बिहार में लिटरेसी है कि नहीं, फिर हम ध्यान ना दें कि जम्मू कश्मीर में लिटरेसी है कि नहीं, फिर हम ध्यान ना दें कि झारखंड में है कि नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना। तो अगर मान लीजिए जावेद साहब, ये सवाल उठाया जा रहा है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो उसमें जो लोग भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसके चाहे काम को लेने के लिए, टेंडर लेके, क्या उसका कोई रास्ता निकल सकता है? जावेद साहब, फाइनल कमेंट। यार मुझे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ आपके लिए जी, प्लीज लेट मी सिंप्लीफाई इट एंड मेक इट वेरी सिंपल फॉर एवरीबॉडी। आप सुने मेरी बात। एक टर्म एक है जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एफडीआई जिसको कहते हैं जी। हमारे मुल्क की इकानमी 1990 से पहले मुल्क की सतह की इकानमी कमजोर इसलिए इस वजह से थी कि इसी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि इधर का उधर काम नहीं करना चाहिए, उधर का इधर काम नहीं करना चाहिए। फिर जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने अलो किया एफडीआई को। एफडीआई के साथ जब आप इस तरह के किसी पैकेज में जाते हैं या एग्रीमेंट में जाते हैं तो आपने उन उसूलों को जो उसके साथ जुड़े होते हैं एक्सेप्ट करना है। यू कैन नॉट, आप चॉइस आपके पास होती है यस और नो की, उसमें आपके डिक्टेट टर्म्स नहीं होते। मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूं। स्वीडन ने एक बार लोन हमें दे दिया जम्मू और कश्मीर के लिए। एक उड़ी सिविल प्रोजेक्ट होता था पावर का जी। जब उन्होंने वो लोन दिया, साथ में उसके साथ राइडर ये था कि स्वीडन की ही कंपनी जो है ये यहाँ आकर उस प्रोजेक्ट को बनाएगी। तो जो 3500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था वो स्वीडन की कंपनी ने उड़ी सिविल हमें पावर प्रोजेक्ट बना के दिया जी। पैसा उनका था, मशीनरी उनकी थी, उन्होंने कंप्लीट किया। फिर किस्तों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनका वो कर्जा उतार दिया जी। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सेस्की का पैसा यहाँ आएगा उसके बाद इसका टेंडर लगेगा। इट विल बी पुट टू टेंडर्स। जब इसके टेंडर्स में लग जाएगा तो वही पर जी के लीडर ये भी डाल सकते हैं और मैं भी डाल सकता हूं, जो जिसमें कैपेसिटी होगी वो टेंडर को देख के उसमें टेंडर डाले, जिसको टेंडर मिलता है वो करे। ये जो दुनिया है, ये जो ये मुल्क, आप जिस मुल्क में रहते हैं इसकी हदों, इसकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है वो
पाकिस्तान के साथ जुड़ती है, चीन के साथ जुड़ती है, लेकिन हम इसके अंदर के जितने लोग हैं, हमारी ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं। इनकी वजह से आप किसी आदमी को रोक नहीं सकते हैं कि वो जम्मू और कश्मीर में टेंडर नहीं डाल सकता, और किसी जम्मू कश्मीर के आदमी को एलो नहीं करेंगे कि आप बॉम्बे के किसी काम के लिए टेंडर नहीं डाल सकते। ये जो दुनिया है ना, इसमें कंपटीशन, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल होता है। हम अगर मजबूत होंगे तो हम क्वालिफाई करेंगे। ये तो वैसी ही बात हो गई कि आप कहें कि नीट का इम्तिहान ही कैंसिल कर दो क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो मेहनत ही नहीं करते। तो ये जो टेंडरिंग प्रोसेस है ये नेशनलाइज हो गया है, इसको आप नहीं बदल सकते हैं। आप अब ये चीजें चेंज करने का सोचें भी नहीं। ये खोखले नारे तो हो सकते हैं, लेकिन इससे हमारी तकदीर नहीं बदलेगी। अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि जो एवेन्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं इस वक्त, जब तक हम स्टेटहुड नहीं बनते, उसके अंदर रहते हुए जो कुछ भी हम इस रिश्ते उस्तवार कर सकते हैं, ट्रस्ट डेफिसिट कम कर सकते हैं, मुल्क को एतबार दिला सकते हैं कि हम उस तरीके से या उस सोच से चीजों को नहीं देखते जिससे एक पर्टिकुलर सेक्शन पॉलिटिशियंस का रिफ्लेक्ट करता है हमारे पॉलिटिकल कैरेक्टर को या हमारे एटीट्यूड को। बिल्कुल, आपने अपने शुरुआती इब्तिदाई में ही ये बात कह दी थी कि अब हम किस पोजीशन में हैं और हमें किस तरह से टैक्टिकली आगे बढ़ना है। जी जावेद साहब, बहुत शुक्रिया जावेद हसन बेग साहब आपका, और अभिजीत जसरोटिया जी आपका भी शुक्रिया। वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे आगे बढ़ने का। तौसीफ साहब आपका शुक्रिया, सुहेल काजमी साहब भी बहुत शुक्रिया आपका। और आप देख रहे थे न्यूज़ 18 जेके लिस्ट पर, जेके लिस्ट प्राइम डिबेट। तो SASCI पर यह विवाद थमेगा या अभी और ये विवाद आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे जम्मू